एक छोटी सी बोट में 10 लोग बैठ के निकलते हैं पाकिस्तान से। उनका डेस्टिनेशन था मुंबई। आखिर क्या होने वाला था सपनों के शहर में? आखिर किसने बनाया था ये प्लान? क्यों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतनी वार्निंग्स के बाद भी सबको इग्नोर किया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम उस रात से कुछ सीख पाए हैं? आइए जानते हैं क्या हुआ था उस रात। पाकिस्तान के एक कॉलेज में एक स्टूडेंट था, दाऊद गिलानी। एक आंख ब्लू, एक आंख ब्राउन, बिल्कुल फॉरेनर जैसा दिखता था। जितना अच्छा वो दिखता था, आइडियोलॉजी उतनी ही बुरी थी। कॉलेज के दिनों में दाऊद लश्कर तौयबा के कांटेक्ट में आया और वहाँ उसकी जान पहचान लश्कर तौयबा के बड़े बड़े लोगों से होने लगी। उसने भी बेसिक टेररिस्ट वाली ट्रेनिंग ले ली थी लश्कर तौयबा से। बाकी लोगों के मन में कुछ और ही बहुत बड़ा चल रहा था। उन्होंने दाऊद को बोला, सिंस तुम फॉरेनर जैसे दिखते हो, तुम एक काम करो कि तुम यूएसए चले जाओ और वहाँ पे अपना नाम बदल लो। दाऊद ने भी सेम किया। उसने अपना नाम यूएसए में जाकर डेविड कॉलमैन हेडली रख दिया। वहाँ वो अजमल कसाब, इस्माइल खान, तऊर हुसैन राणा जैसे लोगों से मिला। और दूसरी तरफ एक मिशन की तैयारी चल रही थी जो इंडिया कभी नहीं बुलाने वाला था। बट आखिर दाऊद को यूएसए क्यों भेजा गया और कैसे दाऊद यूएसए में बैठे बैठे इंडिया को कंट्रोल करने वाला था? आखिर क्या चल रहा था लश्कर तौयबा के मन में? दाऊद ने अपने दोस्त तऊर हुसैन राणा के साथ में एक वीज़ा कंसल्टेंसी ओपन करी और इसके काफ़ी सारे ऑफिसेस खोले अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में, और उनमें से एक था मुंबई। पर यह कंसल्टेंसी बिजनेस सिर्फ ऑन पेपर था। एक्चुअल में ये यूज़ हो रहा था लश्कर तौयबा का इंटेल पाइपलाइन बनाने के लिए। वो क्या कर रहे थे, एक कंसल्टेंसी बिजनेस जो एक सिटी में है से लेके दूसरे सिटी तक के बीच में कनेक्शन ड्रॉ कर रहे थे, जहाँ से वो अपनी एक इन्फॉर्मेशन एक सिटी से लेके दूसरी सिटी तक पहुंचा सके। लेकिन सिंस दाऊद अब डेविड कॉलमैन हेडली बन चुका था और एक कंपनी भी यूएसए में रजिस्टर्ड थी, तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने भी इसको बिना कुछ ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग किए हुए इसको अलाउ कर दिया इंडिया में ओपन करने के लिए। इसी वजह से दाऊद का 2006 में इंडिया आना जाना बहुत रेगुलर हो गया, ऑन पेपर अपने बिजनेस के लिए, बट एक्चुअल में स्पाइंग करने के लिए। धीरे धीरे दाऊद ने इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी अपना उठना बैठना शुरू कर दिया। इनफैक्ट महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को तो उसने मेल भी लिखा था, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन इन मुंबई। दाऊद जब भी अपने बिजनेस के लिए इंडिया में आता तो लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, नरीमन पॉइंट, इन सब जगह के फोटोज़ खींचता था। सबको लगता था एज एन टूरिस्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में फ़ोटोज़ खींच के पाकिस्तान को भेज रहा था। आखिर क्या मतलब था दाऊद का ये लिखने का कि समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन इन मुंबई? वो क्यों इन स्पेसिफिक जगह की फोटो पाकिस्तान को भेज रहा था और उसने क्यों सिर्फ और सिर्फ मुंबई को ही अपने बिजनेस के लिए चूज किया? लश्कर तौयबा प्लान कर रहा था इंडिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है यानी मुंबई, वहाँ पे 10 अलग अलग मेन पॉश एरियाज़ के अंदर टेररिस्ट अटैक करें, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में एक डर का माहौल फैल जाए और यहाँ की ग्रोथ लिमिट हो जाए। और इस अटैक के लिए उन्होंने डेट फाइनलाइज करी 27 सितंबर 2008। लेकिन रॉ के पास एक इंटेल आ चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली और मुंबई को रेड अलर्ट पर डाल दिया और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई। इसी के चलते दाऊद ने ये प्लान पोस्टपोन कर दिया और नई डेट रखी गई 26/11/2008। दाऊद ने ये अटैक करवाने के लिए 10 अलग अलग टेररिस्ट को बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग दी और बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में अटैक करने का सोचा। 26 नवंबर की रात को 10 टेररिस्ट मुंबई के कोलाबा एरिया में पहुंचे, एक छोटी सी बोट में बैठ के पाकिस्तान से। कोलाबा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जहाँ जहाँ भी इन्हें अटैक करना था, जैसे कि CSMT, ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफ़े, नरीमन हाउस, ये सब उस जगह से लाइक 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। प्लान ऐसा था कि 10 टेररिस्ट 2-2 के पेयर बना के निकले अटैक करने के लिए। इस्माइल और कसाब दोनों ही CSMT रेलवे स्टेशन जाने को निकले, जो कि मुंबई का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ जाने के लिए उन्होंने टैक्सी करी और टैक्सी ड्राइवर का ध्यान भटकाकर टैक्सी के अंदर एक बॉम्ब प्लांट कर दिया। CSMT के ऊपर जैसे ही वो पहुंचे, टैक्सी ड्राइवर उनको छोड़कर आगे चला गया। इस बॉम्ब से अनजान जैसे ही वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में पहुंचा, टैक्सी में ब्लास्ट हो गया। और दूसरी तरफ जैसे ही इस्माइल और कसाब CSMT स्टेशन के अंदर बढ़े, उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि वो एक्चुअल में आने में लेट हो चुके थे और CSMT स्टेशन पर जितनी यूजुअली भीड़ होती है उतनी नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि पीक कार्स नहीं चल रहे थे। लेकिन उन दोनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हैंड ग्रेनेड्स का पूरा एक बैग फोड़ दिया। पूरा CST स्टेशन खून से भर चुका था। टोटल 58 लोगों की जान गई और 8 पुलिस वाले वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इस्माइल और कसाब के सर पर खून सवार था
वो यहाँ नहीं रुके। वो अपनी अगली डेस्टिनेशन मालाबार हिल्स की तरफ को जाने वाले थे, बट उनकी किस्मत ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। एक्चुअल में उन्होंने इतनी फायरिंग और बॉम्ब फोड़े थे कि आसपास की जितनी गाड़ी वाले थे वो सब भाग चुके थे और उन्हें मालाबार हिल्स जाने के लिए एक भी गाड़ी नहीं मिली। तो उन्होंने पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ा आगे चले ही थे कि एक पुलिस की गाड़ी ने उन्हें स्पॉट कर लिया। इस्माइल और कसाब ये चीज़ जान चुके थे कि पुलिस वाली गाड़ी उनके पीछे आ रही है, तो वो एक झाड़ का कवर लिया और उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलाना शुरू कर दी। सिंस उस टाइम पे पुलिस वालों के पास ऑटोमेटिक राइफल जैसे एडवांस वेपन्स नहीं थे, वो अपनी पिस्टल्स के साथ शूट कर रहे थे और इसी वजह से 3 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस्माइल और कसाब अंधाधुंध गोली चलाते रहे। उनको यह पता था कि पुलिस वाले मर चुके हैं, फिर भी उन्होंने गोली चलाना नहीं रोका। वो छुपते छुपाते वहाँ से थोड़ा आगे निकले, तभी एक गाड़ी वाला ड्राइवर उन्हें क्रॉस हो रहा था, तो उन्होंने गन पॉइंट पे उसे रुकाया, उसकी गाड़ी ली और उसको मार दिया। अब वो गाड़ी में अपने अगली डेस्टिनेशन मालाबार हिल्स की तरफ को बढ़ रहे थे, बट अब पुलिस वाले भी इस टाइम पे उन्हें चेज करने लगे, तो वो गाड़ी में बैठ के फायरिंग करने लगे अपनी ऑटोमेटिक राइफल के साथ में। वो उसके साथ साथ में हैंड ग्रेनेड्स जो दिख रहा था उसके ऊपर फेंक रहे थे, कभी इधर कभी उधर। पूरे मुंबई की रोड्स पे ग्रेनेड्स फूटने लगे। पर यह देखते हुए पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर दी। इस्माइल को जैसे ही पता लगा कि आगे बैरिकेडिंग है, तो उसने गाड़ी बैरिकेड से बचाने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा दी और वहाँ पे उनकी गाड़ी फंस गई। एक तरफ से पुलिस वाले फायर कर रहे थे और एक तरफ से इस्माइल और कसाब, और इसी फायरिंग के बीच में इस्माइल को ऑन द स्पॉट मार दिया गया और कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। बट बचे हुए 8 टेररिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे इस टाइम पे? दूसरी तरफ मुंबई में और क्या क्या चल रहा था, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 जने पकड़े गए, अभी 8 जने और बाकी थे। शोएब और नाजिर ने भी ठीक इस्माइल और कसाब की तरह टैक्सी ली और टैक्सी में एक बॉम्ब प्लांट कर दिया। उनका टारगेट था लियोपोल्ड कैफ़े। जैसे ही वो लियोपोल्ड कैफ़े पहुंचे, वो उतर गए और टैक्सी मझगांव में जाके ब्लास्ट हुई। लियोपोल्ड कैफ़े में जाके उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी और ग्रेनेड्स फेंके। यहाँ पर टोटल 11 लोग मरे और उन्हें जैसे ही लगा कि अब पुलिस हमें चारों तरफ से घेर लेगी और हमें मार सकती है, वो लोग वहाँ से भाग गए और ताज होटल की तरफ को बढ़े। पर ताज होटल में ऑलरेडी हाफिज़ और जाहिद उनका वेट कर रहे थे। हाफिज़ और जाहिद इस टाइम तक पूरे ताज होटल को अपना घर बना चुके थे। हाफिज़ और जावेद ने मेन कॉरिडोर से एंट्री ली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। वो सामने ये भी नहीं देख रहे थे कि कौन है, बच्चा, बूढ़ा, औरतें, इंडियन, फॉरेनर, उन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग करते करते वो होटल के डाइनिंग एरिया तक पहुँचे और उनका मेन मोटिव था जो भी बड़े नाम वाले लोग हैं, यानी कि जो भी फेमस सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, उन्हें हॉस्टेज बनाए ताकि वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। जस्ट टाइम में अटैक हुआ तो गौतम अडानी डिनर कर रहे थे दुबई पोर्ट के सीईओ के साथ में, मगर लकीली उन्हें किचन के रास्ते से सेफली बाहर निकाल दिया गया, वरना जो सबसे पहला टारगेट होता है टेररिस्ट का वो गौतम अडानी और दुबई पोर्ट के सीईओ ही होते, क्योंकि बहुत फेमस लोग हैं और उनके पास बहुत पैसा है और गवर्नमेंट इन्हें बचाना भी चाहेगी। अब तक शोएब और नाजिर भी ताज होटल के अंदर पहुंच चुके थे। उन्होंने स्विमिंग पूल वाली साइड से एंट्री ली और वहां से गोली चलाते चलाते हाफिज़ और जावेद के पास में पहुंचे। उन्होंने कंटिन्यूसली पाकिस्तान में कॉल किए और जब इन कॉल्स को ट्रैप किया गया तो पता लगा वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे। वो टेंशन फ्री होके आराम से बात कर रहे थे अपने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के साथ में कि अभी क्या करना है और कैसे करना है, और अपडेट्स ले रहे थे। पर उनकी बातों में इतना सा भी टेंशन नहीं दिख रहा था। मानो ऐसा लग रहा था उन्हें बता के ही भेजा गया है तुम मरने वाले हो और तुम हमारे देश के लिए शहीद होगे। इतना ज़्यादा उनको ब्रेन वॉश किया हुआ था। उन्होंने होटल्स की जितनी भी बेडशीट्स थी, पर्दे थे, उन सब में एक एक करके आग लगाना स्टार्ट कर दिया। होटल का पूरा एक हिस्सा आग में लथपथ हो चुका था। 30 से ज़्यादा लोग अभी तक टोटल मर चुके थे ताज होटल के अंदर। वहीं पर दूसरी तरफ इमरान और नासिर ने एक्सप्रेस पेट्रोल पंप के ऊपर एक बॉम्ब प्लांट कर दिया और वो नरीमन हाउस की तरफ को बढ़ने लगे, जहाँ पर काफ़ी सारे इजरायली लोग प्रेयर करने जाते हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान बिलीव करता है कि जो इजराइल है वो इस्लाम के लिए एक थ्रेट है, इसलिए उन्होंने इस जगह को स्पेसिफिकली टारगेट किया। इमरान और नासिर ने नरीमन हाउस के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उन सबको हॉस्टेज बना दिए। अब इससे होगा ये कि एक तो इंडिया में अटैक हुआ वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ में अब फॉरेनर्स भी इंक्लूड हो चुके ताज होटल के अंदर और यहाँ नरीमन हाउस के अंदर।
तो पूरा का पूरा फॉरेन प्रेशर भी आएगा इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान ये सोच के चल रहा था। तभी आप देखोगे जब भी 26/11 आता है तो इंडिया के साथ साथ इजराइल भी हमेशा इस अटैक के ऊपर कंडेम करता है और बोलता है कि ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाया गया था। अब्दुल रहमान और फहद ने ओबरॉय होटल में अटैक किया, बट लकीली यहाँ पे ये हुआ कि जब तक वो लोग वहाँ पहुँचे तो होटल के स्टाफ ने सारे गेट बंद कर दिए थे। तो वो अंदर गए, थोड़ा बहुत अटैक किया, बॉम्ब्स वगैरह फोड़े, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं थे जितना बाकी लोग सक्सेसफुल हो पाए थे। बट फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज मचाया था पूरे के पूरे होटल के अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब तक समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल गैंग वॉर नहीं बल्कि एक टेररिस्ट अटैक है, और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से एनएसजी कमांडो की मांग करी। लेकिन यहाँ थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो एनएसजी कमांडो है उस टाइम पर वो चंडीगढ़ के अंदर थे, और चंडीगढ़ से मुंबई आने के लिए उनके पास कोई प्लेन ही नहीं था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 360 एनएसजी कमांडो की डिमांड करी थी, बट एक छोटा सा प्लेन अरेंज हुआ बहुत मेहनत के बाद में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 120 एनएसजी कमांडो ही आ पाए। एनएसजी कमांडो को चंडीगढ़ से मुंबई आने में 7 से 8 घंटे लग गए, बल्कि अगर एक आप नॉर्मल कॉमर्शियल फ्लाइट से भी आते हो तो आपको 1 या 1.5 घंटा लगता है एट मैक्स। इवन दो उनको चंडीगढ़ से मुंबई जाने के अंदर 7 से 8 घंटे लग गए, बट सबने एक्सपेक्ट किया था कि कोई ब्लूप्रिंट होगा, सीधा शोडाउन शुरू होगा। बट उनके पास में कोई मैप तक नहीं था ताज होटल का, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई लेआउट नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। नॉट ब्लेमिंग द एनएसजी कमांडोज, बट जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशनर है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारी कंट्री के अंदर। फिर भी हमारी ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस ने विदाउट हैविंग द मॉडर्न वेपन एंड वेल प्लान्ड थिंग्स 28 की सुबह 7 बजे तक 2 टेररिस्ट जो ओबरॉय होटल में थे उन्हें मार दिया। 28 की रात को 8 बजे तक जो टेररिस्ट नरीमन पॉइंट के अंदर थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया, और 29 की सुबह को चारों जो टेररिस्ट थे ताज होटल के अंदर उन्हें भी मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस से। 9 अप्रैल 2025 को इतने सालों बाद में फाइनली जो तव्वूर हुसैन राणा था वो यूएस कस्टडी से इंडियन कस्टडी में आ चुका है, और अब इंडिया के अंदर उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। दाऊद को एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया था यूएसए के अंदर, बट वो आज भी यूएस की जेल में जिंदा है और उसे इंडिया नहीं लाया जा सका। आपको क्या लगता है, क्या दाऊद को इंडिया में लाने की मांग उठनी चाहिए? क्या हम 2008 से ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं? और क्या हमारे उस टाइम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर फ्लॉस थे? आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट्स में और लोगों तक पहुंचाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।